नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। देखिए, कानून तोड़ने वालों पर पीला पंजा कहर बनकर बरप रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी हो चुका है। आपको इसी पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार हो रहा है। अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम चल रही है। मधेपुरा की इन तस्वीरों को देखिए। बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। अतिक्रमण पर पीले पंजे के प्रहार के बाद हड़कंप की स्थिति बनी है। बुलडोजर अपना मुंह खोले अतिक्रमण पर वार कर रहा है। बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त है। मकान, सड़क किनारे लगी हुई दुकानों को पलक झपकते ही बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर ने अवैध निर्माणों को धराशायी कर दिया। अब जरा दानापुर के पालीगंज की ये तस्वीरें देखिए। पालीगंज में एक बार फिर बुलडोजर ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बाजार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध दुकानों पर पीला पंजा कहर बनकर बरप रहा है। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी का माहौल है। बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। पटना की सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग सड़कों पर उतर गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि सरकार ने हमारे आशियाने को उजाड़ दिया। जाता है पार्टी में, शादी ब्याह के शादी में, तब पुलिस आता है 2 बजे तब पकड़ बच्चा के ले जाता है। तब लोग कैसे जिएंगे भैया? आपके घर पर बुलडोजर चल गया है? चल गया है, हाँ। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों पर सरकार बख्शने का मूड नहीं दिखा रही। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने खड़ा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना क्यों जरूरी है। सड़क किनारे की जमीन को लोग जबरन कब्जा कर लेते हैं। इससे जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में अतिक्रमण को हटाना जरूरी हो जाता है। सार्वजनिक जमीन, सड़क, फुटपाथ और सामुदायिक जगह आम जनता की होती है। ऐसे जगहों पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? रास्ता छोटा होने से सड़क सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होती है। इमरजेंसी में गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होती है। ऐसे में अतिक्रमण पर वार करना जरूरी हो जाता है। बिहार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं बिहार में रविवार का दिन हादसों का दिन रहा। मोतिहारी और छपरा में भीषण सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। वैशाली में बड़ा हादसा होते होते टला है। मोतिहारी में बेलगाम ट्रक ने 5 लोगों की जान ले ली। छपरा में बारातियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। हादसे और बवाल की ये तस्वीरें हैं मोतिहारी की, जहां दर्दनाक हादसे के बाद कोहराम मच गया। बेलगाम ट्रक ने ऐसा कहर बरपाया कि 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। कोटवा के दीपऊ मोड़ के पास एक बेलगाम ट्रक ने टेम्पो, मोटरसाइकिल और साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने एनएच जाम कर जमकर बवाल काटा। नाराज लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी और हंगामे के बीच कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने लोगों को शांत कराया। मोतिहारी में इस दर्दनाक हादसे में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। छपरा में रफ्तार ने कहर बरपाया। मसरख के पास बारातियों से भरी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब बारात से लौट रही बस की अनियंत्रित ट्रक से टक्कर हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी मशरक में भर्ती कराया गया है। हादसे की तीसरी तस्वीर देखिए। वैशाली के बुद्ध स्मारक संग्रहालय में रेलिंग टूटने से अफरा तफरी मच गई।
संग्रहालय में तेज आवाज के साथ रेलिंग नीचे गिर गई। रेलिंग टूटने के समय सीढ़ियों पर काफी भीड़ मौजूद थी। ऊपरी तल पर जाने और नीचे उतरने के लिए भारी संख्या में स्कूली बच्चे और पर्यटक उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सभी पर्यटक बाल बाल बच गए। रविवार का दिन हादसों का रहा। मोतिहारी और छपरा में भीषण हादसे ने सबको दहला दिया तो वैशाली में बड़ा हादसा होते होते टल गया। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार, छपरा से संतोष कुमार और वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और वहीं मोतिहारी में एनआईए ने 3 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जाली नोट और दोहरी नागरिकता कनेक्शन की एनआईए लगातार जांच कर रही है। बेलवा और इसके साथ ही अड्डा गांव में एनआईए की टीम पहुंची, छापेमारी की गई, दस्तावेजों को खंगाला गया। एनआईए की टीम ने किस तरीके से कार्रवाई की है, दिखाते आपको इस रिपोर्ट में। बिहार में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने पहले सुबह मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव और आदापुर थाना क्षेत्र के अरना गांव में धावा बोल दिया। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी करने के बाद इलाके में सनसनी की स्थिति दिखी। फेक करेंसी और फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामले में एनआईए की टीम ने चकिया के शिक्षक मनोज पाठक के घर और आदापुर क्षेत्र के रुदल पासवान और बद्री पासवान के घर की तलाशी ली। एनआईए की टीम घरों के सभी दस्तावेजों को बाहर निकाल कर एक एक करके उनकी गहन जांच कर रही थी। इस दौरान स्थानीय थाने की पुलिसकर्मी भी मौजूद रही। एनआईए ने मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को हिरासत में लिया और कई कागजात और मोबाइल को भी जब्त किया। एनआईए की टीम ने आज पूर्वी चंपारण के आदापुर और चकिया में छापेमारी की है और मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चकिया थाने की तस्वीर है और यहीं पर धीरज तिवारी से आज जो है एनआईए की टीम और पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए जो जानकारी मिली है कि धीरज तिवारी नेपाल का रहने वाला है और वैसी स्थिति में उसने भारतीय कागजात भी उन्होंने बनवाया है, अपना पैन कार्ड बनवाया है, आधार कार्ड बनवाया है और वैसी स्थिति में नेपाल की भी नागरिकता है। फेक करेंसी का भी मामला है और उनकी पत्नी की मौत काफ़ी पहले हो गई थी और उनके बैंक से कई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो चकिया में भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, यहाँ पे भी एटीएम से पैसे निकाले गए हैं और ये पैसे जो है काफ़ी मात्रा में जो है वो पैसे निकाले गए हैं। तो वैसी स्थिति में पूरी जांच में एनआईए की टीम जुटी है। एनआईए की टीम ने करीब 2 से 3 घंटे तक छापेमारी की। बताया जा रहा है कि धीरज तिवारी कुवैत में रहकर कमाई करता था और उसने नेपाल की नागरिकता के साथ साथ भारत में भी अपनी फर्जी आधार कार्ड और कई कागजात बनवाए थे। 2018 में ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और पत्नी के बैंक खाते अभी भी सक्रिय थे। उससे करोड़ों का लेन देन हुआ था। एनआईए की टीम ने एक बैग, दस्तावेज, मोबाइल फोन, आधार कार्ड के साथ साथ कई कागजातों को जब्त किया। एनआईए और बिहार पुलिस की टीम फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। छापेमारी से नए सबूत मिलने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई और सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस विधायक के जेडीयू के संपर्क में होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सफाई दे दी है। उन्होंने मीडिया से पूछा कि अगर किसी से बात कर संपर्क में हैं तो आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं और ये नैरेटिव मीडिया में चलता रहता है। उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में कोई सबूत मिले तो कार्रवाई होगी। यदि आपसे बता के संपर्क में है, किसी से बता के संपर्क में है तो बताइए, जरूर हम कहेंगे। ये आप स्पष्ट हो लीजिए कि लगातार 2020 से, जिसमें हम लोग खुद जो है सीएलपीओ हमारे जो है खुद मैं एमएलए था और ये नैरेटिव मीडिया में चलते रहे, कुछ लोग भ्रम फैलाते रहे। आप देखे होंगे कि हमारे बारे में भी किसी तरह से भ्रम फैलाया गया। और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस के 4 विधायकों के महागठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कौन किसके साथ जा रहा है उन्हें नहीं पता। चिराग पासवान ने कहा कि शायद विधायकों को लगता है कि वो एनडीए के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र में विकास को गति दे पाएंगे, वो संपर्क में है। किसके साथ जाने की सोच रख रहा नहीं रख रहा, एनडीए अपने में इतना ज्यादा मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग का गठबंधन है। ऐसे में मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है
कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता। और वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस का ढांचा सही किया जा रहा है, पार्टी संगठन को एकजुट करने की कवायद जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है। महागठबंधन की बैठक में 4 विधायकों के नहीं आने पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि पार्टी में लोगों का आना जाना लगा रहता है। राहुल गांधी के निर्देशन में पार्टी मजबूत हो रही है। कांग्रेस पार्टी को संघर्ष के रास्ते में जाना होगा। जो सरकार बनी है उसकी जी एंटी पीपुल्स पॉलिसीज हैं, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए काम करना है और पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है, यही बात हुई है। 19 में तो 2 हो गए थे, चले गए थे। वो पार्टियों में आने जाने वाले लोग जाते आते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ता है। पार्टी कायम है, पार्टी अपने पूरे वजूद के साथ कायम रहती है और जिसको राहुल गांधी जी का शीर्ष नेतृत्व प्राप्त है उसको न डर है, न खौफ है, न हिम्मत की कमी है। और पार्टी में आने को लेकर और जाने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी में आना जाना नेताओं का लगा रहता है, लेकिन अभी जो खबर फैलाई जा रही है उस पर कोई जानकारी कांग्रेस को नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर पूर्णिया से रखने जा रहे हैं। जानकी नगर में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक पर गाली गलौज का भी आरोप लगा है। आपसी झड़प के दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग के तहत जानकारी मिल रही है कि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। फायरिंग में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। आरोपी युवक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। जानकी नगर थाने में केस दर्ज हो चुका है, जांच जारी है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग का ये वीडियो वायरल हो रहा है। युवक पर गाली गलौज का भी आरोप लगा है। हालांकि मामला दर्ज किया जा चुका है। जानकी नगर थाने में मामला रिकॉर्ड हो चुका है। फायरिंग के पीछे की वजह क्या है, अब इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। और अगली खबर छपरा से, जहां छपरा में पुलिस लाइन के पास अपराधियों ने एक शख्स को सरेआम गाली दी है, गोली मार दी है, जिससे उसकी मौके पर जान चली गई। पुलिस लाइन के मेन गेट के पास अपराधियों ने गोली मारी है और जानकारी मिल रही है कि भगाकर गोली मारी गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को अहम सुराग भी मिले। घटना के बाद एसपी ने मौके का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी की टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व सदर एडिशनल एसपी करेंगे। पुलिस इस आपसी रंजिश में हत्या मान रही है, लेकिन हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से यह हत्या की गई। किसी पुराने दुश्मनी में उसके भाई की हत्या मृतक के द्वारा या उसके द्वारा कारित कराई गई है, ऐसी बातें सामने आई। इसका वो पीछा पहले से कर रहा था, जैसा सामने आ रहा है। मृतक के पास से एक टिकट भी मिला है, जो कि आज ही सुबह का है। वो कटिहार से यहाँ आया था। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी पहचान पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। जैसे इसमें पहचान इस्टेब्लिश होती है, हम लोग इसमें और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एडिशनल एसपी सदर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हम लोग बहुत जल्दी इसमें उद्भेदन करके अपराधियों को स्पीड ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाएंगे। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहाँ पे लगातार गोलियां चलने लगी है। ये वो इलाका है जहाँ देख सकते हैं कि अभी एक युवक की हत्या की गई है। इसी घर में वो युवक जान बचाने के लिए घुसा था। वहाँ खून के छींटे देखे जा सकते हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन क्या है पहचान नहीं हो सकी अभी तक। जो युवक है उसकी पहचान नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस जो है लगातार मामले की जाँच कर रही है। आप देख सकते हैं नगर थाने की पुलिस भी पहुँच चुकी है। मैं बता दूँ कि घटना अभी से थोड़ी देर पहले की लगभग 3 बजे की है, जब युवक कहीं जा रहा था। उसी वक्त अचानक उसे घेर करके उसकी गोली मारी गई और युवक बचने के क्रम में एक साइबर कैफे के अंदर घुस गया, जहां से उसे बचाने की कोशिश लोगों ने की। अपराधी तो भागने में सफल है, लेकिन युवक की मौत हो गई है। युवक को फिलहाल सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक के पास से उसकी मोबाइल भी जब्त की गई है। फोरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पहुंच गई, लेकिन अभी तक घटना में क्या कुछ हुआ या घटना का कारण क्या था, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि युवक कौन है, उसकी किससे दुश्मनी थी और मारने वाले कौन थे। अभी फिलहाल तमाम मामलों की जांच चल रही है। जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला क्या था। लेकिन जिस तरह से पुलिस लाइन के सामने यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उससे अब सवाल उठने लगे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।
और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे गया, जिससे ये बड़ी खबर, जहां बैंकॉक से आई 6 महिला यात्रियों को रोका गया है और एक्सपायर्ड वीजा के साथ पहुंची थी ये महिलाएं। मलेशिया की 5, सिंगापुर की 1 यात्री इसमें शामिल है। 21 नवंबर को वीजा खत्म हो चुका है। सभी पर 2-2 लाख का जुर्माना लगा। एयरलाइंस कंपनी के जरिए वसूली होगी। दरअसल इनका वीजा एक्सपायर कर गया था, बावजूद इसके ये भारत में है। मलेशिया की 5, सिंगापुर की 1 यात्री इसमें शामिल बताई जा रही है और 21 नवंबर को समाप्त हो चुका था वीजा। सभी पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। देखिए, नियमों के उल्लंघन करने की वजह से ये जुर्माना इनको भरना पड़ेगा। एयरलाइंस कंपनी के जरिए वसूली की जाएगी। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के पताही गांव में बेखौफ बदमाशों ने किसान के घर पर कई राउंड फायरिंग की है। पताही जगन्नाथ के निवासी राकेश चौधरी के घर पर बदमाशों ने देर रात फायरिंग की। घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। वहीं मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। मामले में एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 4 खाली कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। एक राउंड का सुने थे, जिसमें पुलिस गाड़ी की गश्ती गाड़ी पर हम और आदित्य मेरा बैठा हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है पुलिस की मौजूदगी में ही मैंने की गोली चल रही है। हाँ, पुलिस की मौजूदगी में। क्या पुलिस पहले भी आपको इस तरह की कोई थ्रेटनिंग वगैरह देता था क्या? डायरेक्ट रूप में कभी हमको थ्रेटनिंग नहीं दिया, लेकिन थ्रेटनिंग भेजवाता था। भाई को एक बार बोला, हमारे छोटे भाई को। सूचना कल रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में घटना की बात कह रहे हैं, तो उसी सूचना को सत्यापन करने आज हम आए हैं और अलग अलग लोगों से बात किए हैं, वादी से भी बात किए हैं और जो स्वतंत्र साक्षी उन लोगों से भी बात किए। घटना का क्रम क्या है और वजह क्या है, पूरा हम बात किए हैं। उसमें FSL भी आया था। आज पूरा साक्ष्य का संकलन करके वो लोग अपना रिपोर्ट, छोटा सा प्राइमा फेसी रिपोर्ट दे के गए हैं। इसमें 2 लोगों का प्राथमिक व्यक्ति नामजद व्यक्ति नाम दिए थे, उसमें से एक आदमी को गिरफ्तारी भी किए हैं और बाकी बचा हुआ व्यक्ति के खिलाफ छापेमारी भी किया जा रहा है। गड़िया से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर मानसी में NIA की टीम ने छापेमारी की है। रिटायर्ड पोस्ट मास्टर के घर पर छापेमारी की गई। दीवार कूदकर अंदर दाखिल हुई टीम और मेटल डिटेक्टर से घर की तलाशी ली गई। मोबाइल फोन अपने साथ ले गई टीम। छापे की वजह की जानकारी नहीं है, लेकिन मानसी में NIA की टीम जब पहुंची तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल मोबाइल फोन लेकर NIA की टीम अपने साथ चली गई। छापे की वजह नहीं बताई गई। दीवार कूदकर अंदर टीम दाखिल हुई और उसके बाद कुछ दस्तावेजों को खंगाला गया। मेटल डिटेक्टर लेकर घर की तलाशी की गई। मोबाइल फोन अपने साथ NIA की टीम लेकर चली गई है। हालांकि ये छापेमारी क्यों की गई और क्यों मानसी में पहुंची थी NIA की टीम, इसकी वजह अब तक नहीं बताई गई है। के बारे में तो हमको कुछ मालूम ही नहीं है, समझ गए ना। तो 3 बजे भोर में जो है NIA टीम जो मेरे 7 फीट दीवार को तरफ के मेरे गेट को खोला और पूरे घर को जो है बेवजह जो है वो जांच किया। इसमें कहीं कुछ नहीं मिला। 7 फीट बाउंड्री वॉल? हाँ, 7 फीट। और मेरे भाई के घर में जो मेरा भाई जो है छोटा भाई, उसके घर को भी बगैर सूचना के उसके घर में भी तलाशी लिया। हाँ। और वहीं सोमवार से बिहार विधानसभा के नए सत्र का आगाज होने जा रहा है। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर NDA खेमे में जबरदस्त उत्साह है। दूसरी तरफ हार से मायूस महागठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा सज धज कर तैयार हो चुका है। विधानसभा में नए विधायकों का इंतजार हो रहा है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार बनने के बाद 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है। चुनाव में महागठबंधन की करारी हार और NDA की प्रचंड जीत के बाद विधानसभा अपने नए सदस्यों का इंतजार कर रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर NDA खेमे में उत्साह का माहौल है, तो विपक्ष कम संख्या होने के बावजूद सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण और 2 दिसंबर को स्पीकर का निर्वाचन होगा। 3 दिसंबर को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करेंगे। इसके बाद सदन पर अध्यादेश की प्रतियां रखी जाएंगी और द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी रखी जाएगी। 4 दिसंबर को
धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा और उस पर सरकार का जवाब होगा। इसके बाद अंतिम दिन 5 दिसंबर को व्यय विवरणी पर वाद विवाद और वोटिंग होगी। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा के विशेष सत्र जो है वो आहूत की गई है और ये सत्र जो है वो 5 दिनों की होगी। पहले दिन जो है निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का जो है वो चयन होंगे और यह अभिभाषण जो है वो सेंट्रल हॉल में होगी। चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो वाद विवाद होगा। 5वें दिन अनुपूरक बजट पे वाद विवाद होगा और उसके साथ ही सदन की कार्रवाई जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। और इधर हम बताते चले कि यह सत्र जो है वो बेहद खास होगा, चूँकि इस बार सत्र में जो है सत्ता पक्ष की संख्या बल जो है अधिक है, विपक्ष की संख्या बल जरूर कम है, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरे तौर पे आक्रामक होगा। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। विपक्ष इस सत्र में सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने विपक्ष को नसीहत देते हुए सकारात्मक बातों को सदन में रखने की सलाह दी है। बिहार की जनता ने इस बार विपक्ष को बहुत साफ संदेश दे दिया है कि ईमानदारी की और सही बातें सदन के अंदर किया करें। आप गलत बयानी और लोगों को भ्रमित करने वाला बात और बयान न दिया करें। विपक्ष को मैं भी सलाह दूंगा कि विपक्ष का काम होता है सरकार को सार्थक सलाह देना, सरकार को सही बात बताना और सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर अपनी बातों को रखना। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। एनडीए के विधायकों की संख्या के मुकाबले विपक्षी विधायकों की संख्या काफी कम है। ऐसे में सोमवार को जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो जाहिर है एनडीए का उत्साह चरम पर होगा। वहीं करारी हार के बाद विपक्षी खेमे में कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। नए विधायकों के स्वागत में विधानसभा फूलों से सजा है। इस बार विधानसभा की हाईटेक तस्वीर भी दिखेगी। विधानसभा में अब हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगाया गया है। विधायक अपना भाषण, नोटिस और सवाल ऐप में अपलोड करेंगे। मंत्री भी टैबलेट के माध्यम से ही सवालों के जवाब देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए पटना से आपके सामने बड़ी खबर रखे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक, बीजेपी के मंत्रियों की बैठक। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र और सत्र को लेकर मंत्रियों को निर्देशित किया जा रहा है। विभाग में बेहतर काम के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। करीब 1 घंटे तक बैठक चली और बैठक में देखिए विधानसभा सत्र को लेकर बातचीत की गई, क्योंकि कल से सत्र की शुरुआत की जा रही है। किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, विभाग में बेहतर काम को लेकर भी टिप्स दिए गए। करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चली है। डिप्टी सीएम के आवास पर बैठक हो रही थी और बैठक के खत्म होने के बाद आपको अपडेट दे रहे हैं। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में कामों को लेकर टिप्स दिया गया, सत्र को लेकर बातचीत की गई। और वहीं विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेला परिसर में लगाए गए विभिन्न सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन में भी अलग अलग स्टॉलों का जायजा लिया। मौजूद कलाकारों से बातचीत की, उनसे मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। कलाकारों ने अपने कार्यों और समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मेला परिसर में घूमने के दौरान सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों और स्थानीय लोगों से भी बातचीत करते हुए देखे गए। मेले की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। और अगली खबर भागलपुर से, जहां विधानसभा चुनाव में रोहित पांडे ने जीत हासिल कर ली है और इसके बाद आज विधायक रोहित पांडे दक्षिणी क्षेत्र में आभार यात्रा के जरिए जनता से मुलाकात करते हुए देखे गए। आम लोगों ने भी विधायक को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी, क्षेत्र के विकास की कामना की। विधायक ने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र दशकों से उपेक्षित रहा। यहां ड्रेनेज सिस्टम, पानी और सड़क की व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये दक्षिणी क्षेत्र जो कि कहीं न कहीं विकास के मुख्य धारा से अछूता रह गया है, तो एज विकास की जो मुख्य धारा में जो है यह दक्षिणी क्षेत्र और जो चंपानगर का एरिया है उस एरिया को भागलपुर के बाकी जिन वार्डों में जिस प्रकार से विकास हुआ है उस प्रकार से प्राथमिकता के आधार पर इस दक्षिणी क्षेत्र को और चंपानगर के एरिया को भी लाने का काम करेंगे। और अगली बड़ी खबर गया जी से आपके सामने रखने जा रहे हैं। शॉर्टकट के चक्कर में जोखिम में जान डाल रहे हैं युवक और युवक के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी। युवक की बाल बाल जान बची है। पहाड़पुर स्टेशन के पास की ये घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।
पटरी पर लेटा युवक, उसकी जान बच पाई, लेकिन देखिए एक बड़ा हादसा हो सकता था। जान जोखिम में डालकर इस तरीके की हरकत युवा कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए यह सबक लेने वाली तस्वीर है। पहाड़पुर स्टेशन की घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जहां शॉर्टकट के चक्कर में जान जोखिम में डालता हुआ युवक दिखाई दिया। और अगली खबर नालंदा से, जहां राजगीर प्रखंड के कटारी गांव के पास पुलिस अकादमी का विस्तार हो रहा है। 22 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का कहना है कि अधिग्रहण करने का तरीका गलत है। किसी व्यक्ति विशेष के जमीन को बचाने की साजिश के तहत इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। मामला है जो बिल्कुल गलत है। जमीन बीच से लिया, किसी व्यक्ति विशेष के पैरवी से बीच से लिया जा रहा है। इससे हम लोगों के आगे के ज़मीन जो है बहुत कीमती रोड से सटे है और पीछे उधर एयरपोर्ट से सटे हुए। हम लोगों को बीच से लेने से हम लोग बहुत मारे जा रहे हैं। मामला ये पुलिस अकादमी का है। हम लोग का ज़मीन जा रहा है। ये कहाँ के जा रहा है ज़मीन? कटारी मौजा का जा रहा है ज़मीन। हाँ, तो क्या आप लोग का कहना है? हम लोग का कहना है कि ये जमीन कटारी मौजा का जमीन नहीं लीजिए। और अगली खबर लखीसराय से, जहां लखीसराय की कबैया में विक्षिप्त महिला ने युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। स्थानीय लोगों ने युवक को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल भेजा। मौके पर पुलिस पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। घायल युवक की पहचान कबैया थाना क्षेत्र के रामोतार कुमार के पुत्र छोटू कुमार के रूप में की गई। घटना के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। घायल के भाई ने बताया कि महिला और उसका बेटा दुकान में पहुंचे, छोटू पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। जानते हैं, हम आगे दुकान से गए हैं, उसके बाद देखे भैया लगा के रहते, उसे छुड़ाने लगे। उसके बाद हमको नहीं पता है। भैया से पूछे तो भैया बोला हम बैठे हुए थे, हम पर आए, पेट्रोल छिड़का, उसके बाद लगा के चले गए। पेट्रोल कौन छिड़का है? मतलब लगे कि एगो माई बेटा है, दोनों मिलके। अच्छा, क्या नाम है उनका? एगो लड़का का नाम जानते हैं, लड़का का नाम है कन्हैया कुमार। मरीज का स्थिति तो अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता गड़बड़ और बर्न जो है अप्रोक्स फेस, हाथ और चेस्ट और बैक को इन्वॉल्व किया है। तो अप्रोक्स 20-30% अप्रोक्स सेकेंड डिग्री बर्न है। तो सुविधा यहाँ पे है। प्राइमरी ट्रीटमेंट करके इनको हम स्टेबल करके बाकी इनको हायर सेंटर में भेजेंगे। और अगली खबर मधेपुरा से, जहां एक छोटे से गांव बालम गढ़िया की भवानी देवी, जिनकी जिंदगी कुछ साल पहले तक संघर्ष और निराशा से घिरी हुई थी, शादी के सिर्फ 4 साल बाद उनके पति की मौत हो गई। भवानी देवी को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए मिले, जिससे उन्होंने एक छोटी किराना की दुकान खोली। इससे हर महीने 6 से 8,000 रुपए की आय कर रही थी। आर्थिक स्थिति सुधरी तो परिवार में खुशहाली लौटी। नाम भवानी देवी, श्रीपुर घर, चमेली जीविका से जुटल छे। हमार पति डेट भए गेलै चमेली जीविका से, बहुत परेशान रहिए। चमेली जीविका से हमरा लाभ मिललै तो बकरी पालन, गाय पालन करे छिए। मुख्यमंत्री भैया 10,000 टका देलकै, ओहिसे हम किराना दुकान करे छिए। मुख्यमंत्री भैया के धन्यवाद, बहुत खुश छिए। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड।